हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंद्रपुर कहकर एक गांव में सोहनलाल अपने भांजे दिव्यम के साथ रहता है। दिव्यम एक बहुत ही मेहनती और पढ़ाकू लड़का होता है और वो स्कूल में हमेशा हर परीक्षा में अव्वल आता है। मामा 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 ये देखो, इस बार भी पूरी परीक्षा में मैं ही अव्वल आया। अरे वाह, मेरा भांजा दुनिया का सबसे बेस्ट भांजा है। मुझे पूरा विश्वास था कि तू ही अव्वल आएगा और इसीलिए मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का ये गाजर का हलवा बना कर रखा था। ये ले, खा बेटा। नहीं मामा, मेरा मुंह मीठा करने से पहले हमें भगवान जी का मुंह मीठा करना चाहिए। आप पहले यह हलवा भगवान जी को भोग चढ़ाइए। वाह बेटा वाह, तू संस्कारों के मामले में पूरा दीदी और भैया पर ही गया है। काश वो दोनों आज तुझे अपने जीवन में इतनी तरक्की करते हुए देख पाते, कितना अच्छा होता फिर। कोई बात नहीं मामा, अब वो दोनों भगवान जी के पास जा चुके हैं, इसलिए मेरे माँ और पापा तो आप ही हो, इसलिए आप ही देखकर खुश हो जाओ। वो दोनों ऊपर से देखकर खुश हो ही रहे होंगे। हाँ बेटा। दिव्यम सोहनलाल का बनाया हुआ हलवा खाता है और उसे वो बहुत पसंद आता है। ओह मामा, ये हलवा नहीं, ये तो साक्षात अमृत है, अमृत। मामा, आपके हाथों के बनाए ये किसी भी पदार्थ का कोई तोड़ ही नहीं है। आपके हाथों में अलग सा ही जादू है जो किसी और के हाथों में नहीं है। धन्यवाद बेटा। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ बना लेता हूँ। हाँ, क्या बनाऊं? कौन सी सब्जी खाएगा तू आज? वही जो आपके ढाबे पर मशहूर है, पालक पनीर। हाँ मामा, आपके हाथ का जैसा ये बना हुआ पालक पनीर इस पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। सोहनलाल का गांव में ही एक छोटा सा ढाबा होता है जिसका नाम द विलेज ढाबा होता है। उस ढाबे में वैसे तो सोहनलाल कई सारे अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनाकर बेचा करता है, लेकिन उसके ढाबे पर सबसे ज्यादा पालक पनीर की बिक्री होती है और ग्राहकों को उसके ढाबे का पालक पनीर बहुत पसंद आता है। ओ भाई वाह, ये सोहन भरा, ये ओए होए, तेरे हाथ का बना हुआ पालक पनीर एकदम वधिया ही वधिया है भैया। ओए मजा आई गया यार, मैनू तो और खाना सी। ओए बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। हाँ हाँ सोधी भाई, ये लो और लो। बहुत ही बढ़िया पालक पनीर बनाते हो भाई सोहनलाल तुम। आज मैं अपने घर वालों के लिए यहीं से पालक पनीर की सब्जी ले जाऊंगा। पैक कर दो जल्दी से। धन्यवाद भाई साहब, अभी पैक करता हूँ आपके लिए। हाँ हाँ कोई नहीं, वैसे अगले महीने की 7 तारीख को मेरे छोटे भाई की शादी है। मैं चाहता हूँ कि मेहंदी, संगीत, हल्दी और शादी का सारा खाना तुम्हारे ढाबे से ही मंगवाऊँ। तुम्हारे ढाबे के हर एक व्यंजन की अलग ही बात है और पालक पनीर तो शहंशाह है भाई। है जी। जी जी, क्यों नहीं भाई साहब, ये तो मेरा ही सौभाग्य होगा कि मैं आपके छोटे भाई की शादी में अपने हाथों से बना खाना दे सकूं। मैं जरूर बनाऊंगा और दूंगा आपको। चलो ठीक है फिर, तय रहा। सोहनलाल अपने ढाबे में दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है। स्कूल से दिव्यम ढाबे पर ही आ जाता है और वहाँ वो अपने मामा की मदद करता है। दिव्यम सोहनलाल को खाना बनाते देख देख कर धीरे धीरे सारे पदार्थ बनाना सीखने लगता है और ये देख सोहनलाल को बड़ा ही आश्चर्य होता है। दिव्यम बेटा, तुमने ये पनीर अपने हाथों से बनाया है? हाँ मामा, मुझे पनीर बनाना आता है। अब इसके बाद मैं पालक पनीर बनाऊंगा, फिर आप वो चक्कर बताना कैसा बना है। ठीक है बेटा। सोहनलाल से सीखकर दिव्यम दूध से पनीर तो बना लेता है और उसके बाद वो पालक पनीर की सब्जी भी बनाने की कोशिश करता है। मामा, मैंने पहली बार कोशिश की है आपकी तरह पालक पनीर बनाने की। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए। दिव्यम बेटा, तुम्हारा दिल पानी से भी ज्यादा साफ है, इसलिए तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना भी बेहद स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, ये सच में तुमने ही बनाया है क्या? हाँ, ये ढाबे से अब थोड़ी सी सब्जी चुरा लाए हो तुम? हाँ नहीं मामा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों चुरा कर लाऊंगा सब्जी? ये मैंने अपने इन दोनों हाथों से ही बनाई है। अरे वाह दिव्यम बेटा, ये पालक पनीर की सब्जी तो बिल्कुल मेरी तरह ही बनी है। सच में मामा? हाँ दिव्यम बेटा, सच में।
धन्यवाद मामा। चलो दिव्यम बेटा, अब बहुत हो गया ये सब। अगले महीने मैं तुम्हारी परीक्षा भी है ना? जाओ, जाकर बत्ती जलाओ और पढ़ने बैठ जाओ। फिर खाना खाकर आराम करना। ठीक है मामा, जैसा आप कहो। अगले दिन अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है और तभी दिव्यम और सोहनलाल दोनों बहकर अलग हो जाते हैं। दिव्यम शहर पहुंच जाता है जहां उसका कोई नहीं होता। वो रास्तों पर बेसहारा भटक रहा होता है। ये क्या हो गया? अब मैं अपने मामा को कहाँ ढूंढूंगा? सब कुछ खो दिया मैंने। मेरा गांव, मेरा मामा, मेरा स्कूल। अब मैं इस अनजान शहर में कैसे रहूंगा? माँ पापा, भगवान जी, आप ही मुझे बचा सकते हो। शहर में काफी ठंड बढ़ चुकी थी और उसी कपकपाती हुई ठंड में ठिठुरते हुए दिव्यम 2 से 3 रातों तक फुटपाथ पर भूखे पेट ही सोता है। उसके बाद वो अपने लिए काम ढूंढने निकल पड़ता है। उसे एक फूड स्टॉल दिखाई देता है। अंकल मुझे कुछ काम होगा तो दे दीजिए ना। मैं उस काम को करूंगा, जिसके बाद आप मुझे बस खाना देना। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज अंकल, प्लीज। चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर, सड़क छाप भिखारी कहीं के। अरे हुलिया देखा है अपना तूने? हैं, बड़ा आया काम करेंगे। लेकिन अंकल मेरी बात तो सुनिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे तो मैं लाठी से ही मारूंगा अब। धंधे के समय पर बीच बीच में आकर मेरा भेजा फ्राई कर रहा है। ये ले, ये ले। अंकल मत मारिए अंकल। ये ले और ले। वो आदमी बेचारे दिव्यम को लाठी लेकर बेरहमी से मारने लगता है और उसे धक्का मारकर सड़क पर फेंक देता है। तभी उसे उसी ढाबे में काम करने वाले एक गरीब नौकर राजेश बचा लेता है और चुपके से अपने घर ले जाता है। राजेश काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने घर लाए और मेरी मदद भी की, मेरी चोट पर दवा भी लगाई। अरे दिव्यम बेटा, तुम तो मेरे बेटे जैसे ही हो। अरे सुनती हो सुमित्रा, जल्दी से दिव्यम के लिए कुछ पका दो। बेचारा पिछले 3-4 दिनों से भूखा प्यासा है। जी अभी लाती हूँ कुछ पकाकर। सुमित्रा बाज थी, इसीलिए राजेश और सुमित्रा दिव्यम को अपने साथ ही रख लेते हैं और उसे अपने बेटे की तरह प्यार देते हैं। दिव्यम बेटा, साहब बहुत निर्दयी हैं। मैं भी उनके यहाँ बस कुछ और दिन ही काम करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। वो ठीक से पैसे भी नहीं देते हैं। ये लो दिव्यम बेटा, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी और आलू की सब्जी बनाई है। धन्यवाद सुमित्रा काकी। थोड़े दिनों बाद अचानक से राजेश का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और तभी दिव्यम और सुमित्रा अकेले पड़ जाते हैं। सुमित्रा का तो रो रो कर हाल बेहाल हो जाता है। ये क्या हो गया? अब मैं कैसे जीऊंगी? दिव्यम बेटा, ये क्या हो गया? काकी संभालिए अपने आप को काकी। दिव्यम अब सुमित्रा की ढाल बनता है और अपने मामा से सीखे खाना बनाने की कला को अब काम में बदलने का तय करता है और शहर में ठेला लगाकर वहाँ सभी प्रकार के व्यंजन बेचता है। और गांव की तरह शहर के रहने वाले लोगों को भी दिव्यम के हाथ का बना पालक पनीर बहुत पसंद आता है। ओए होए होए होए, क्या बात है! ये पालक पनीर तो एकदम अमेजिंग है। हो, मैं तो और खाऊंगा जी। जी लीजिए ना। दिव्यम अब ठेले पर खाना बेचकर ढेरों पैसे कमाने लगता है और सुमित्रा का ख्याल रखता है। उसके जीवन में उसने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन अंत में उसने उन सभी चीजों से सीखकर जीवन में आगे बढ़ना सही समझा। और हमें भी हमेशा हिम्मत बांधकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। गोपीनाथ एक गरीब पकौड़े वाला होता है जो गांव में अपने ढाबे पर तरह तरह के पकौड़े बेचता है। उसके हाथ के बने स्वादिष्ट, मजेदार और कुरकुरे पकौड़े खाने के लिए उसके ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती है। अरे वाह वाह गोपीनाथ भाई, ये प्याज के पकौड़े नहीं, ये तो जादुई पकौड़े हैं भाई, क्योंकि इसका स्वाद में अलग ही जादू है। अरे सच में ये पनीर और आलू के पकौड़े भी बहुत बढ़िया हैं। मैं तो पार्सल भी लेकर जाऊंगा घर पर। जी जरूर जरूर, धन्यवाद भाई साहब। गोपीनाथ अपनी बीवी उषा के साथ रहता है, लेकिन एक दिन उषा जब बाजार से घर लौट रही होती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। उसे आसपास के गांववासी फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर मेरी बीवी उषा ठीक तो है ना? गोपीनाथ, तुम्हारी बीवी को गहरी चोटें आई हैं और उनकी सर्जरी अगले 24 घंटों के अंदर करनी होगी, वरना उनकी जान खतरे में भी जा सकती है। क्या?
सर्जरी के लिए पूरे 2 लाख रुपए की जरूरत होगी और तुम्हें 24 घंटों के अंदर 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करना होगा। 2 लाख? लेकिन 2 लाख रुपए मैं गरीब कहां से लाऊंगा? लेकिन पैसों के बिना सर्जरी नहीं हो पाएगी। गोपीनाथ बहुत चिंतित हो जाता है और वो अपने दोस्तों और पहचान वालों को पैसों की मदद मांगता है, लेकिन कोई उससे पैसे नहीं देता। इसीलिए उसके पास अब अपना ढाबा बेचने के अलावा और कोई पर्याय नहीं बचता। ये ढाबा मैंने बहुत मेहनत से बनवाया है, लेकिन अब मुझे इसे बेचना ही पड़ेगा। तब जाकर ही मैं अपनी उषा की जान बचा पाऊंगा। उषा की जान के आगे मेरे लिए कुछ नहीं है। गोपीनाथ अपने ढाबे को 24 घंटों के अंदर एक आदमी को बेच देता है और वो अपने घर पर पड़े गहने भी बेचता है और इस तरह वो पूरे 2 लाख रुपए जोड़ लेता है और हॉस्पिटल का बिल भरता है। ये लीजिए पैसे। नर्स मैडम, मेरी बीवी की जान को कोई आंच तो नहीं आएगी ना? गोपीनाथ जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सर्जरी सक्सेसफुल हो और होपफुली सर्जरी सक्सेसफुल ही होगी। उषा की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और वो सही सलामत घर वापस आ जाती है, लेकिन गोपीनाथ अब पूरी तरह कंगाल हो चुका था। उसके पास बस थोड़े बहुत पैसे ही बचे थे। उसका ढाबा भी अब बिक चुका था। गोपीनाथ जी, मेरे कारण आपको आपका ढाबा बेचना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर दीजिए जी। नहीं उषा, उसमें तुम्हारी क्या गलती है? उषा तुम्हारी जान से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। तुम ठीक हो वही बहुत है। और रही बात कामकाज की, तो मैं काम धाम तो ढूंढ ही लूंगा। तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो और ज्यादा चिंता मत करो। गोपीनाथ गांव में जगह जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, जिस कारण वो बहुत निराश हो जाता है। क्या हुआ जी, नौकरी मिली? नहीं उषा, मैंने हर जगह जा जाकर नौकरी की तलाश की, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी पर नहीं रखा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। हाँ उषा, वही उम्मीद है। एक दिन जब गोपीनाथ सड़क से गुजर रहा होता है, तभी अचानक से उसकी नजर 2 बूढ़े पति पत्नी पर जाती है, जिन्हें गुंडों ने घेर लिया था। बूढ़े पति पत्नी अमीर थे, इसीलिए गुंडे उनसे पैसे और जेवर छीनने की कोशिश कर रहे थे। अबे ओए बेवकूफ बुड्ढे, जल्दी से सारे पैसे मुझे दे दे। और तू बढ़िया, ज्यादा नाटक मत कर, वरना यहीं टपका दूंगा। जल्दी से गहने और सारे पैसे निकाल, जल्दी। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो, हमें जाने दो। अरे नहीं, वो गुंडे तो बूढ़े काका और काकी के गहने और पैसे चुरा कर ही रहेंगे, और उन्होंने अगर काका काकी पर हमला किया तो नहीं नहीं नहीं, मुझे उन्हें बचाना होगा। गोपीनाथ फौरन वहां दौड़ता है और उन गुंडों को सड़क पर पड़े पत्थर से मारता है। गुंडे दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं और बूढ़े काका काकी गोपीनाथ का शुक्रिया अदा करके उसे अपने घर ले जाते हैं, जहां पर उन दोनों का बेटा धर्मेंद्र होता है। धन्यवाद गोपीनाथ, आज तुम्हारे कारण मेरे माता पिता की जान बच गई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये लो, ये पैसे रखो, और साथ ही तुम्हें मैं ट्रक भरकर मैगी नूडल्स के पैकेट्स भी दे रहा हूं। मैं मैगी नूडल्स की कंपनी का ओनर हूं। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपीनाथ उन पैसों से अपना नया ढाबा खोलता है और वो उस ढाबे में मैगी नूडल्स के पकौड़े बनाकर बेचता है और सभी को वो अतरंगी मैगी पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। उसकी बीवी उषा भी गोपीनाथ के इस आविष्कार से बहुत चकित हो जाती है। अरे गोपीनाथ जी, मुझे तो लगा आप मैगी पैकेट्स को बेचोगे, लेकिन आपने तो मैगी के पकौड़े ही बना दिए। वाह, लेकिन सच में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। अरे गोपीनाथ भाई, हाँ हाँ, मैगी के पकौड़े भी बना सकते हैं। ये सोचकर और सुनकर ही हैरानी होती है। लेकिन इन मैगी पकौड़े का स्वाद एकदम लाजवाब है, एकदम अलग और शानदार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। गोपीनाथ के मैगी पकौड़े पूरे गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी मशहूर हो जाते हैं। ये रेसिपी इंटरनेट पर भी वायरल हो जाती है और गोपीनाथ अपने मैगी पकौड़ों के लिए अब हर तरफ जाना जाता है। थोड़े दिनों बाद गोपीनाथ अखबार में एक मास्टर शेफ कंपटीशन के बारे में पढ़ता है। वो उसे पढ़कर अपनी बीवी उषा को भी बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खास और सुनहरा मौका है। आपको तो मास्टर शेफ कंपटीशन में भाग लेना ही चाहिए जी। वहां जाने के बाद आप अपनी अनोखी मैगी पकौड़ों की रेसिपी बनाना, देखना सबको पसंद आएगी। हाँ उषा, तुम सही कह रही हो। बस
उम्मीद यही है कि मैं जीत जाऊं और अपना बेस्ट दे पाऊं। गोपीनाथ उस कंपटीशन में भाग लेता है। उषा कंपटीशन में जाते वक्त गोपीनाथ को दही शक्कर खिलाती है। ये दही शक्कर खा लीजिए, इससे आपका ही मंगल होगा। धन्यवाद उषा। कंपटीशन में जाने के बाद वहां का एक प्रतियोगी गोपीनाथ को देख लेता है। उस प्रतियोगी का नाम मनीष होता है। अरे, ये तो वही फेमस मैगी पकौड़े वाला है। इस कंपटीशन में जो जितनी यूनिक और अनोखी रेसिपी बनाएगा वही विजेता बनेगा। अगर ये इस कंपटीशन में रहा तो मेरे जीतने के चांसेस तो बहुत ही कम आएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मनीष अपना टेबल गोपीनाथ के पास लगा लेता है और जब गोपीनाथ अपने मैगी पकौड़े बना रहा होता है तभी मनीष उस पकौड़े के मसाले में ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर डालता है। अब देखना गोपीनाथ, तुम्हारे नायाब मैगी पकौड़े को खाकर जजेस कैसे ताता थैया करेंगे। लेकिन गोपीनाथ के पीछे का प्रतियोगी ये देख लेता है और वो वक्त रहते ही गोपीनाथ को चुपके से मनीष की काली करतूत के बारे में बता देता है, जिसके बाद गोपीनाथ अपना मसाला बदल देता है और जब गोपीनाथ वो पकौड़े चखता है तब उसे कुछ नहीं होता। ये देख मनीष बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या, इस पकौड़े के मसाले में तो मैंने ढेर सारी लाल मिर्च डाली थी, उसके बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मुझे इन्होंने तुम्हारी असलियत के बारे में बताया कि तुमने मेरे पकौड़े के मसाले में मिर्च की मिलावट की है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? और अब मैं ये बात सीधे जजेस को जाकर बताऊंगा और मेरे पास सबूत के तौर पर ये ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरास, जिन पर तुम्हारी नजर बिल्कुल भी नहीं गई। मनीष को उस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई किया जाता है और गोपीनाथ उस मास्टर शेफ कंपटीशन को जीतकर मास्टर शेफ ऑफ द ईयर बन जाता है, जिसके बाद वो अपने जीवन में बहुत सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।